वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AMU क्लास के TGT PGT कला के आज के इस सीरीज में। मित्रों, साथियों, आपको पता है कि ये चैनल आपको सिर्फ़ और सिर्फ कला से संबंधित वीडियो देता है रोज़ाना रात 8 बजे आपके अपने चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे पहली मर्तबा हैं तो बस यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए विथ बेल आइकन, ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आए उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। और किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में कमेंट डाल दीजिएगा, आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, हमेशा कहता हूँ वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हें जो नए हैं जिनको नहीं पता है उन्हें भी बताइए कि यहाँ जो है बेहतरीन कला के जो है नोट्स दिए जाते हैं, ताकि वो भी जुड़ें, चाहे वो किसी भी राज्य से हों, उनके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न पूछ रहा है, असित कुमार हल्दर जाने जाते हैं। असित कुमार हल्दर जाने जाते हैं किस रूप में? मूर्तिकार के रूप में, मिनिएचर चित्रकार के रूप में, कवि कलाकार के रूप में, या आधुनिक चित्रकार के रूप में? तो आपके असित कुमार हल्दर साहब किस रूप में जाने जाते हैं मित्रों? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बंगाल शैली के चित्रकार हैं असित कुमार हल्दर, और वो जाने जाते हैं आपके आधुनिक चित्रकला के रूप में। किस रूप में? आधुनिक चित्रकला के रूप में हम असित कुमार हल्दर को जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि अमृता शेरगिल ने चित्रकला की जो शिक्षा ली थी वो कहाँ से ली थी? रोम से, लंदन से, पेरिस से, या लाहौर से? अमृता शेरगिल जो भारत की एक बहुत ही बेहतरीन महिला चित्रकार थीं, और उन्होंने जो है चित्रकला की शिक्षा इनमें से कौन से देश से ली थी? ये हमारा अगला प्रश्न है। तो फटाफट कमेंट करते जाइए मेरे उत्तर देने से पहले, और जो भी प्रॉब्लम हो तुरंत उसको जो है कहिएगा। तो चलिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, पेरिस से। ठीक है। शिक्षा ली चित्रकला की पेरिस से। आइए, अब कह रहा है अगला प्रश्न कि अमृता शेरगिल ने भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा, यानी कि अमृता शेरगिल जब भारत आई तो उनको कौन सी कला को देख के इन चारों में से उन पर प्रभाव पड़ा? लोक कला का प्रभाव पड़ा उन पे, अजंता के चित्रों का उन पर प्रभाव पड़ा, राजस्थानी चित्रों का, या बंगाल पुनर्जागरण काल के चित्रों का प्रभाव पड़ा? तो किस तरह के चित्रों का प्रभाव पड़ा जब अमृता शेरगिल अपनी शिक्षा लेके पेरिस से भारत लौटी? तो ठीक है। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, अजंता के चित्रों पे अमृता शेरगिल का भारत आगमन के बाद काफ़ी प्रभाव रहा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्नों के बहुत लाजवाब सीरीज हैं, बस आपको जो है ध्यान देना है, और अगली भर्ती जो आने वाली है उसमें आप बेनिफिट लेने वाले हैं इससे। KS कुलकर्णी की कला में पाए जाते, KS कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं, क्या पाए जाती हैं? मतलब KS कुलकर्णी साहब, कहने का मतलब इस प्रश्न का है कि KS कुलकर्णी साहब किस तरह की कला में महारत हासिल रखते थे? प्राकृतिक दृश्य में, ग्राम्य जीवन के दृश्य में, प्रतिकृति चित्रों के दृश्य में, या पौराणिक कहानियों के दृश्य में? इन चारों में से कौन से कला में उनको महारत हासिल थी स्पेशली? ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों बी, ग्राम्य जीवन के दृश्य में। किसमें? ग्राम्य जीवन के दृश्य में। अगला प्रश्न है, के हैबर के अंतिम दिनों का चित्र शैली है। के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली जो है वो कौन सी है? अलंकारिक थी, रेखात्मक थी, वास्तवधर्मी थी, या शास्त्रीय थी? किस टाइप की थी के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र श्रृंखला या चित्र शैली? तो फटाफट कमेंट देते जाइए मित्रों, और वीडियो पूरा देखिएगा। बार बार, हज़ार बार एक ही बात कहता हूँ कि वीडियो जब पूरा देखेंगे आप, तभी आपको समझ में आएगा अपने प्रश्नों का सीरीज और स्टाइल पूछने का। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, रेखात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों, अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ पढ़ते थे। भारत के सिर्फ एकमात्र ही कलाकार थे जो पिकासो
आपको पता ही है, बहुत ही काबिल चित्रकार, बहुत ही अनुभवी चित्रकार, जिनके आज भी जो है प्रदर्शनियों में, चाहे आज भी उनकी जब नीलामी होती है तो उनके जो है नीलामी में उनके जो है चित्रों की बोली खरबों अरबों में, कई करोड़ों में जाती है। तो पिकासो के साथ प्रदर्शित हुआ था भारत का वो कौन सा कलाकार खुशनसीब था? राम कुमार थे, के हैबर थे, मकबूल फ़िदा हुसैन या आरा? तो मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मकबूल फ़िदा हुसैन, यानी MF हुसैन का चित्र जो है पिकासो के साथ प्रदर्शित हुआ था। भारत के वो एकमात्र कलाकार थे जो जो भारत माता के चित्र बनाने पर जो है, नग्न चित्र बनाने पर वो विवादित में आए और उनको देश छोड़ के जाना पड़ा, और जाके वो जो है कहीं और उन्हें अपनी नागरिकता ले ली। ठीक है, अगला प्रश्न है, NS बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? मुंबई में, बड़ौदा में, कलकत्ता या दिल्ली में? तो NS बेंद्रे साहब कौन से विश्वविद्यालय में इन चारों में से जो है प्राध्यापक के रूप में कार्यरत थे? फटाफट कमेंट करते जाइए मित्रों, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, शेयर तो एकदम बनता है, और आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे सब्सक्राइबर, हमारा इतना साथ दिया आप लोगों ने, इतना प्यार और मोहब्बत दिया आपने इस चैनल को, इसके लिए तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और आप ही के सपोर्ट से आगे ये और चैनल आपके जो है एक तरह से यूट्यूब पे अपने आप को जो है पहचान बना सकता है, उसका सिर्फ प्यार, आपका प्यार चाहिए उसको, और बस इसी तरह बने रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए, बस यही मैं आपसे कामना करता हूं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, बड़ौदा। NS बेंद्रे जिस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे वो बड़ौदा विश्वविद्यालय था, बड़ौदा में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कंपनी शैली भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में कौन सा प्रसिद्ध है? मुर्शिदाबाद प्रसिद्ध है, कलकत्ता, पटना या दिल्ली? जो कंपनी शैली थी वो कंपनी शैली मुग़ल के पतन के बाद जो आई। ठीक है, मुग़लों के पतन के बाद जिस शैली का उद्भव हुआ उसका नाम है कंपनी शैली। और पूछ रहा है कि भारतीय केंद्रों के में प्रसिद्ध थी कंपनी शैली, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, पटना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है मित्रों, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांशतः घरों में पाई जाती है? ठीक है, इनमें से वो कौन सा भारतीय कलाकार है जिसकी प्रतिलिपि, यानी कह लीजिए कॉपी, यानी कह लीजिए जेरॉक्स कॉपी जो होता है, उसकी प्रतिलिपि जो है हर घर में आपको देखने को मिलेगी? नंदलाल बसु हैं वो, छितेंद्र नाथ मजूमदार, अमृता शेरगिल या राजा रवि वर्मा? तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो आपका हो जाएगा डी, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो कि पौराणिक जो है पौराणिक चित्रों को बनाया करते थे, और उसमें सबसे ज़्यादा देवी देवताओं के चित्र बनाते थे। तो आजकल सबके घरों में जो भी हमारे हिंदू भाई बहन लोग हैं, उन सबके घरों में देखिएगा किसी न किसी भगवान का, राम हो या कृष्ण हो या हनुमान हो, किसी न किसी का जो है अपना अपना जो भी जो है रखना चाहते हैं वो रखे हैं, उनकी पूजा भी करते हैं वो लोग। ठीक है, तो वही प्रश्न था, ये अधिकांश घरों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पूछ रहा है अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी यूरोपियन शैली, शास्त्रीय शैली, कंपनी शैली या बंगाल शैली? यानी अंग्रेजी शासन के कारण एक नवीन चित्र शैली का उद्भव हुआ, और उस शैली को हम किस शैली के नाम से जानते हैं? तो मित्रों, उस शैली को हम कंपनी शैली के नाम से जानते हैं, जिसे हम पटना शैली भी कहते हैं। और आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये शुरू हुआ था मुग़लों के पतन के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थीं। पहली भारतीय महिला चित्रकार के रूप में हम किसे जानते हैं? ललिता लाजमी को, अमृता शेरगिल को, गौरी भंज को या सुनैनी देवी को? तो प्रथम भारतीय महिला चित्रकार के रूप में जिस फीमेल को हम जानते हैं उनका नाम है सुनैनी देवी। ये प्रथम भारतीय महिला चित्रकार हैं। तो आप लोग कमेंट्स बताइएगा कि अमृता शेरगिल को
क्या कहा गया है भारतीय महिला चित्रकार में? मतलब इनको तो प्रथम कहा गया है, अमृता शेरगिल को क्या कहा गया है? ये ज़रूर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कमेंट्स दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अशब्द है, सबसे अलग है, डिफरेंट है, भिन्न है, जो भी कहिए कह सकते हैं आप शब्द में अपने। ठीक है, के.एस. पानीकर, मुकुल डे, एन.एस. बेंद्रे, अमृता शेरगिल। ये 4 कलाकार हैं, चारों कलाकार हैं, चित्रकार हैं अपने आप में। चारों का नाम चित्रकारी में ही दिया गया है, लेकिन फिर भी कह रहा है अशब्द हैं, क्यों इनमें से कोई ए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पहले तो बी। अब बी क्यों अपशब्द है, ये आप ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हमें, कि सभी तो चित्रकार हैं लेकिन क्यों इन्हें ही सिर्फ जो है इनसे अलग कहा गया। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा पूछ रहा है, चित्र में जो रेखा होती है वो क्या करती है? आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है, या उक्त सभी कार्यों को, इन तीनों कार्यों को वो करती है। तो जब चित्र बनाया जाता है तो उसमें रेखा का क्या रोल होता है, ये हमारा प्रश्न। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, यानी ये सभी, कि चित्र में रेखा जो है वो आकृति का रूप भी देती है, प्रवाह भी पैदा करती है और चित्र को उभारती है, यानी इन तीनों कार्यों का रोल अदा करती है चित्र में एक लाइन यानी रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आकृति को रूप मिलता है प्रतीक से, रेखा से, रंग से या छाया प्रकाश से। अब देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा वक्तव्य सही नहीं, यानी वक्तव्य जो लिखा हुआ है जहाँ हमको खाली स्थान भरना है, लेकिन हमको वैसा स्थान चीज़ भरना है जो सही नहीं है वाक्य के अनुसार। आकृति को रूप मिलता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश छाया से आकृति को रूप नहीं मिलता, प्रतीक से, रंग से, रेखा से मिलता है। तो वक्तव्य में ये वाक्य जो है गलत है, उस वाक्य के लिए बाकी सभी हमारे सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, आकृतियों को से स्पष्ट होता है क्या? जो आकृतियाँ होती हैं उनसे क्या स्पष्ट होता है मित्रों? भाव, रूप, लय या सभी स्पष्ट होते हैं आकृतियों से? तो फटाफट कमेंट डालते जाइए, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा समय नहीं देता हूँ और मुश्किल से मुझे लगता है 20 सेकंड के अंतराल में मैं आपको जो अपनी प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। उससे पहले आप कमेंट्स कर दिया करिए ताकि आपको भी पता चले। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, रूप। क्या हो जाएगा? रूप जो होता है वो आकृतियों को से स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न है मित्रों, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है क्या? जो दृश्य चित्र होते हैं उसमें जो परिप्रेक्ष्य होते हैं उनसे क्या स्पष्ट होता है? वस्तु की स्थिति का, वस्तु के आयतन का, वस्तु का रंग रूप या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न है हमारा कि दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से जो स्पष्ट होता है वो क्या स्पष्ट होता है? तो मित्रों वो स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति का। क्या दृश्य चित्र से परिप्रेक्ष्य में जो स्पष्ट होता है वो क्या होता है? वस्तु की स्थिति का पता लगता है इससे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न का कहना है कि दृश्य, देखिएगा ये प्रश्न रिपीट आ चुका है इसलिए इसको हटाइए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। एक मकान है उसका जो है अंकन किया गया है परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार, वायवीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार किया गया है, वो रेखीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार, साधारण परिप्रेक्ष्य के अनुसार या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है, तो वो आपका कौन से सिद्धांत के अनुसार होगा? तो मित्रों वो होगा रेखीय परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार। किसके? रेखीय परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न उसी पे है कि परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है किसका, यानी इनमें से किन का परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में
महत्व है। दूरी और नैक्ट्य का, प्रकाश और रंग का, विलयमान बिंदु और क्षैतिज रेखा का, या इन सभी का परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व होता है। तो कमेंट्स कर दीजिए फटाफट अपने उत्तर, मेरे उत्तर देने से पहले, कि परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व किनका होता है। तो अगर हम इस प्रश्न का राइट आंसर देखें तो वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, दूरी और नैक्ट्य, प्रकाश और रंग और विलयमान बिंदु और क्षैतिज रेखा, ये सभी जो होते हैं परिप्रेक्ष्य सिद्धांत के महत्व में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लें। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है किसका? प्रकाश और छाया का, परिप्रेक्ष्य का, रेखा का, या मॉडलिंग का। ठीक है, जो हिंदुस्तानी चित्रकला है उसमें जो रंग है उसका महत्व इनमें से किसके साथ है, ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आप फेसबुक वोसबुक सब कुछ चलाते ही होंगे मित्रों, तो आपका बस सपोर्ट चाहिए, बस सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी उस तरह का सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा है जिस तरह हमें चाहिए। क्योंकि अभी हम फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कह लीजिए या यूट्यूब पे अभी हम नए नए हैं, अभी 1 साल हुआ हमें इसमें जुड़े हुए, फिर भी अभी आप लोग का प्यार अच्छा चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये प्यार थोड़ा और अच्छा बना रहे। बस इसी उम्मीद के साथ आप लोग का लाइक और कमेंट देख के हिम्मत बनी रहती है, तो वो हिम्मत टूटने मत दीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं, तो होगा रेखा, सी राइट आंसर हो जाए कि भारतीय चित्रकला में रंग का जो महत्व है वो क्या है, रेखा का है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है कि चित्र में प्राण आता है, यानी चित्र में प्राण आता है, एक जान आ जाता है, देखने में एकदम लगता है कि जान, एक तरह से जान डाल दिया गया है। कैसे? रंग से, रेखा से, लय से, या उक्त सभी से। चित्र में जो है वो प्राण कैसे आता है? ठीक है, ये प्रश्न हमारा पूछ रहा है। चलिए बताइए मित्रों, चित्र में प्राण आता है कैसे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उक्त सभी से। रंग, रेखा और लय, ये तीनों जब रहेंगे तभी चित्र एकदम दमदार दिखाई देगा, उसमें लगेगा कि अभी ये चित्र हमारा बोल देगा, कुछ इस तरह से उसमें प्राण आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भावों की संख्या कितनी है? 5, 8, 9 या 12? कितनी है मित्रों सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भावों की संख्या? कमेंट में फटाफट डाल दीजिए। और कई लोगों ने जो है पूछा है सर क्लास कब चलती है, तो क्लास डेली आपकी 8 बजे चलती है, रात में डेली 8 बजे आपकी क्लास चलती है। और जब कभी क्लास नहीं लेना होता है 8 बजे तो मैं आपको नोटिफिकेशन ज़रूर दे देता हूँ, लेकिन डेली रात 8 बजे आपकी क्लास चलती है, ये कला टीजीटी पीजीटी की। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी 9। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं 9। ठीक है, अगला प्रश्न है, रस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? असल मायने में रस का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, माने क्या है? ठीक है, अच्छी कलाकृति है उसका मतलब, कलाकृति में प्रदर्शित भाव है उसका मतलब, कलाकृति का विषय है, या दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति है रस। ठीक है, तो मित्रों रस जो है वो दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति को ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका, यानी व्याख्या उसको कहते हैं या टीका कहिए, ठीक है, में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया? ध्यान से समझिए प्रश्न को, आखिरी प्रश्न है और प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि वात्स्यायन रचित कामसूत्र, यानी कामसूत्र को वात्स्यायन ने रचना की थी और उसका टीका किया था, यानी टीका मतलब उसका व्याख्या किया था कला किसी ने इन चारों में से, और उसमें उन्होंने कला के षडंग का उल्लेख किया था। किसने किया था? कालिदास ने, बाणभट्ट ने, यशोधर ने, या शूद्रक ने? तो इस आखिरी क्वेश्चन का जो जवाब होता है
वो हो जाता है सी। यशोधर पंडित ने जो है वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या की यानी टीका की और उसमें कला के षडंग का उल्लेख उन्होंने किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी। तो मित्रों दिल से बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी आपसे रिक्वेस्ट मैं हमेशा कर रहा हूँ कि शेयर करिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। एफबी हो, ट्विटर हो, आपका इंस्टा हो, जो भी हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप जो भी चलाते हो, फेसबुक ग्रुप चलाते हो, उसमें भेज दीजिए और जो है सपोर्ट दीजिए। बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए, बाकी मैं खुद संभाल लूँगा प्रश्नों के सीरीज अच्छे अच्छे बना के। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ दे दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज़। तब तक के लिए नमस्कार।